वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। Of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद की अपील पर अपना फैसला सुना दिया। 8-5 के तनासुब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order apply. मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया। पीटीआई को मखसूस सीटों के लिए 15 दिन में दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। इतलाक कौमी असेंबली और तमाम सूबाई असेंबलियों पर होगा। Pakistan Tehreek-e-Insaf was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक किया और खुद इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया आइन में नए लफ्ज शामिल करना तरमीम के मुतरादिफ है। आइनी तशरीह के जरिए नए लफ्ज का इजाफा करना आइन दोबारा तहरीर करने के बराबर है। Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. We must ensure that words are not read into the Constitution nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन को किसी जमात के अरकान को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं। हक मिल गया, पीटीआई बहाल हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा 2/3 अक्सरियत लेकर मर्जी से आइन में तरमीम का रास्ता रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं आज कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतनी है। शबली फराज ने कहा भी आधा मैंडेट मिला है, जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा अब हमें पूरा मैंडेट दें और बानी को बाहर निकालें। लतीफ खोसा का कहना है इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। शोएब शाहीन बोले इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी न हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। पीटीआई के हक में फैसला दिया। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे अपने मर्जी के हिसाब से जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया। चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांटते और आइन का हुलिया बिगाड़े। आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। हम खड़े हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुजाहमत करेंगे। अभी हमें आधा मैंडेट मिला है, हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। ये काम अभी अधूरा है, हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हुसैन के इनकार की तरह। इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेह होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाए। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालती फैसले को साजिश नहीं कह सकते। मुआज़िज़ जज भी इंसान है, उनकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है। नजर सानी अपील तो बनती है, फैसला विफाकी काबीना करेगी। हुकूमत नजर सानी अपील में ना गई तो हो सकता है मुअत्तल होने वाले रुकन असेंबली अपील में चले जाएं। आइन रीराइट करके ऐसा रिलीफ दिया गया जो मांगा नहीं गया। मुबहम फैसले मुल्क व कौम के मफाद में नहीं होते। कहना कतई गलत होगा कि इस फैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के खिलाफ या किसी भी और हवाले से। मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी
انسان ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے 106 ہے، قطعی طور پہ اس صورتحال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ وہ ریلیف دیا گیا جس کی استدعا ہی نہیں کی گئی۔ گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی تھی، عدالت نے پی ٹی آئی کو دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اب بھی اکثریت حاصل ہے۔ فیصلے میں قانون سے زیادہ سیاسی ترجیحات کو مد نظر رکھا گیا، سوشل میڈیا پر چلنے والی مہمات کا اثر لیا گیا۔ محسوس ہوتا ہے آرٹیکل 51 اور 106 کی تشریح کے بجائے انہیں اثر نو تحریر کر دیا گیا۔ جہاں تک حکومت کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے، حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں۔ فیصلہ دیتے ہوئے اکثریتی رائے ہے، ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ شاید سیاسی ماحول کے حوالے سے زیادہ ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پٹیشن جو کمل شوزب صاحبہ کی تھی۔ پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، ریلیف طریقے انصاف کو دے دیا گیا۔ خود ہی یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 80 کے قریب اراکین پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں سر نو تحریر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جزوی تسلیم کرتے ہیں، نظر ثانی اپیل دائر نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے خیر سگالی کا اظہار کر دیا، بولے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، نئے الیکشن کرائے جائیں، اسٹیبلشمنٹ انتخابات سے دور رہے، ہمیں امن و امان کے خطرے سے سروکار نہیں، ان کا تحفظ نہیں چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نظر ثانی اپیل ظاہر نہیں کرے۔ انتخابات پورے ملک پہ مجموعی طور پر دھاندلی زدہ ہیں اور سرنو عام انتخابات کرائے جائیں۔ یہ نظام نہیں چل سکا۔ ایک ایسا انتخاب ملک میں ہونا چاہیے جس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے، اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق رہے۔ ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تحفظ نہ، ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے۔ اپوزیشن کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ گننا مشکل ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، آئندہ 15 دن میں فارورڈ بلاک سامنے آئے گا۔ آرٹیکل 51 کو بائی پاس کرنا بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کیس میں جو استدعا کی ہی نہیں گئی اس کے جواب بھی مل گئے۔ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات اور توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہو جائے گی، اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس فیصلہ آنے کے بعد اب آپ کو ایک فارورڈ بلاک نظر آئے گا آنے والے 15-16 دنوں کے اندر، اور ایک مار پیٹ اور جھگڑا اور نامینیشن اور جانبداری کی بات ہوگی۔ استدعا جن چیزوں کی نہیں کی تھی کورٹ کے اندر اس کے بھی جواب مل گئے۔ آئین اور قانون کے اندر بہت سارے کوشچن کھڑے ہو گئے۔ آج بانی پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے، ان کا چھینا ہوا حق واپس مل گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا خان کہتے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر دیا، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں۔ خان کا حق تھا، اس سے چھینا گیا، آج اس کے پاس واپس چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نلفائڈ انٹینشن کے ساتھ الیکشن کنڈکٹ کروائے، کی نیت صاف نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کر مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر آج بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی عدم اعتماد کر دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً استعفیٰ دیں، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی، شرجیل میمن نے کہا فیصلہ کنفیوزڈ اور مبہم ہے، ملک میں لاڈلا ازم آج تک موجود ہے، وہ انصاف ملا جو مانگا ہی نہیں گیا۔ آج پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بلڈوز کیا گیا۔ کنفیوزڈ مبہم ڈیسیجن ہے، اس ملک میں لاڈلا ازم آج دن تک ریویل کر رہا ہے۔ گڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئی جو کسی لاڈلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی بلڈوز کیا گیا۔ پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے، پٹیشنر ہی نہیں ہے، وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا، کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ کل کو پھر سب کو بحال کر
آج کا دن سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رہے گا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں فیصلہ آئین اور قانون کی روح سے صحیح نہیں، پاکستان کے آئین و قانون اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی، اس کے نام پر فیصلہ کیسے آ گیا؟ مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع ہی نہیں کروائی مگر عدالت نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو دن ہے جوڈیشری کی تاریخ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آج کے اس فیصلے سے پاکستان میں آئین قانون نہ تلافی نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر ڈیسیجن آ گیا جو کہ پلی میں موجود ہی نہیں، واٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے گئے۔ پاپولر ہونا چاہیے آپ کو، تو پھر یہ پاکستان آپ کا ہے، جوڈیشری بھی آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کا جائزہ لے گی۔ ضلع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے تحریری فیصلہ ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا۔ قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر کمیشن کو بریفنگ دے گی۔ الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں، پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے، نام بھی سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں موجود ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ ہونے پر بلے کا نشان لیا گیا۔ آرٹیکل 187 کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان سب کو اخلاقی اور قانونی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک سپریم کورٹ کا بدنیتی کا ایک الزام جو تھا وہ ثابت ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن ہیں اور جو ممبرز ہیں جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، وہ ان کو اب ریزائن کرنا پڑے گا، حقیقی طور پہ بھی اور میری نظر میں قانونی طور پہ بھی، اور یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ضرور ان کو جا کے کوئی قانونی کارروائی کریں گے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنا اہم عہدے پہ لوگ ایسے بیٹھے رہیں جنہوں نے اتنا غلط فیصلے کیے ہوں۔ اور یہ صرف 8 ججز کا نہیں، یہ 10 ججز نے یہ کہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے جو فیصلے کی تشریح کی گئی تھی سمبل کیس کی، وہ غلط کی گئی ہے۔ ماہر قانون اشتر اوصاف کہتے ہیں آئین کی تشریح کے بجائے اثر نو قانون سازی کر دی گئی۔ میری نظر میں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بھی ابہام تھا، معاملہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا۔ آئین کی تشریح کے بجائے سپریم کورٹ نے آئین کی اثر نو جو ہے وہ تشکیل دے دی۔ اس کی تشکیل ایسے دے دی کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کیا وہ اسی پولیٹیکل پارٹی ہی کے گنے جائیں گے۔ میری دانش میں یہ فیصلہ جو ہے وہ شاید قانون اور آئین سے الگ ہے، یہ قانون سازی کے مترادف ہے، قانون کی تشریح کی نہیں۔ یہ معاملہ سٹیئر تو سنی اتحاد کونسل کر رہی تھی اور سنی اتحاد کونسل ہی یہ سیٹیں اپنے لیے مانگ رہی تھی۔ تحریک انصاف جو ہے اس کی طرف سے تو یہ کیس پیش ہی نہیں کیا۔ معاملہ جو ہے یہ ابہام کا شکار ضرور تھا، مبہم بات تھی، اسی لیے یہ معاملہ جو ہے قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد ایوان میں 2/3 اکثریت سے محروم ہو گیا۔ فیصلے سے قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن بھی تبدیل ہو گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق۔ جی، سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد 2/3 اکثریت سے محروم ہو چکا ہے۔ پارٹی پوزیشن بھی یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز سے 14 ارکان قومی اسمبلی جو کہ مخصوص خواتین نشستوں پر تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے پاس اب قومی اسمبلی میں 108 ارکان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بھی 5 نشستیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ارکان کی تعداد سنی اتحاد کونسل کو ملا کر 92 ارکان پر مشتمل تھی، اب اس کو مزید 23 ارکان جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر ملیں گے، جن میں 20 خواتین کی نشستیں ہیں اور 3 اقلیتی ممبر ہوں گے۔ تو مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 115 ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ حکومتی اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں 210 ارکان ہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 103 ہے۔ جب 23 اور ارکان پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گے تو اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 126 ہو جائے گی۔
हुकूमत को नुकसान ये हुआ है कि वो अब आईनी तरमीम जो है वो नहीं कर सकेगी, ताम सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत कानून साजी कर सकती है। सेनेट में इलेक्शन KPK में नहीं हो सका था क्योंकि वहां पे जो मखसूस नशिस्ती थी वो अपोजिशन जमातों को अलाट कर दी गई थी और वहां पर उन अरकान का ओथ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सका था। तो अब इस फैसले के बाद KPK में ये तमाम जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो अब PTI को मिलेंगी। तो PTI को जब इलेक्शन ये नशिस्तें मिलेगी तो वहाँ पर इलेक्शन होगा सेनेट का, और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वादे तौर पर मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। तो इस फैसले के इंतहाई अहम तरीन असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़े हैं, सेनेट में भी पड़े हैं और कौमी असम्बली के अंदर भी पड़े हैं, और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जो है वो यकसर अब तब्दील हो गई है। जी शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। सदर आसिफ जरदारी से अज़रबैजान के हम मनसब इल्हाम अलीयफ ने मुलाकात की है। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का अज़्म और पाकिस्तान अज़रबैजान के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मफाहमत की याददाश्तों से दो तरफा ताउन को नई तहरीक मिलेगी। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश है। अवाम और ताजिरों के दरमियान रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। गवाद बंदगाह से मुश्तरका इक्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। इल्हाम अलीयफ ने कहा है कि इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। ऐवान सदर में सदर इल्हाम अलीयफ और उनके वफ्द के एजाज में जोहराना दिया गया। वजीर आजम, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सफारतकारों और दीगर ने शिरकत की। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर आज फैसला नहीं सुनाया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 जुलाई तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि ये फिक़्ह हनफी से हैं और उसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। खैबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है और 39 दिन इद्दत का दौरानिया नहीं। खैबर मानिका के वकील ने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का हवाला देते हुए कहा कि बानी PTI की जानिब से कौम से मुआफी मांगी जाती तो शिकायत कुनंदा खैबर मानिका भी माफ कर सकते हैं। अदालत ने मजीद समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी करते हुए फारिकैन को सुबह 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बर वक्त नक्कासी न होने से मुख्तलिफ जगहों पर बारिश का पानी मौजूद है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। बताइए उल्फत। जी बिल्कुल, बारिश रुके अब तकरीबन कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बात करें तो जो नशेबी इलाके हैं वहां पर पानी मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LDA ताजपुरा स्कीम में, जो कि सबसे ज्यादा बारिश से मुतासर हुआ और सबसे ज्यादा आज यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। जो मेन सड़कें हैं वहां पर तो मोस्टली अब पानी उतर चुका हुआ है, क्योंकि जितना वक्त गुजर चुका हुआ है तो ये ऑलरेडी पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। लेकिन जो अंदर आबादी है, जो नशेबी इलाके हैं, वहां पर अभी भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है। बासा ने भी आज जो काम किया, उन्होंने भी मेन जो रोड्स हैं वहीं पर टारगेट किया जहां तक मीडिया की रसाई थी। अगर हम अंदर गलियों में जाकर देखें तो वहां पर एज इट इज सूरत हाल है। लोगों के घरों के सामने, पार्कों में कई फुट पानी खड़ा हुआ है, जिसके वजह से लोग अभी भी उनको अपने घरों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बासा ने काम किया, लेकिन जिस अंदाज में जो दावे किए जा रहे थे बासा की जानिब से, ये जो तैयारियां हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई थी, उस पर वो काम नहीं हो सका। अभी भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है और अगर मजीद बाराने रहमत आती है तो फिर लोगों के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। ये LDA ब्लॉक नंबर 1 है ताजपुरा स्कीम का। अगर हम ब्लॉक 2 की बात करें तो वहां पर भी अभी भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है, जहां पर बासा जो है वो अपना जो पानी निकालने का काम है उसका आगाज नहीं कर सका। अलबत्ता जो ताजपुरा का मेन रोड है पट चौक, वहां पर कुछ पानी निकाला जा चुका है। अभी भी यहाँ पर बासा की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यहाँ भी पानी नहीं निकला। अंदर जो अगर बात करें, जो गलियां हैं, जो आबादियां हैं, वहां पर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी निकासी के लिए इंतजाम नहीं किया गया और लग यही रहा है कि वहां पर भी बासा की टीमें जाएंगी नहीं, खुद ही पानी एक दो दिन जैसा लगेंगे। कि अभी आप बता रहे हैं उल्फत कि कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो निकासी नहीं हो सकी है। गलियों में पानी अभी तक खड़ा हुआ है। इस इलाके के बारे में बताइएगा, किस तरह का इलाका है ये, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हुए हैं, किस तबके के लोग हैं, इनके लिए आवाज उठाने वाला क्या कोई है या आला तबके तक बात पहुंची है? वजीर आला ने क्या नोटिस लिया कि यहाँ पर कई घंटे गुजर गए, पानी अभी तक खड़ा है?
यकीनन ये मिडिल क्लास लोगों का इलाका है और जो सेल्फ मेड लोग हैं उनका इलाका है, इसलिए यहाँ पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। अगर ये पोश इलाका होता, उमराह का इलाका होता तो यकीनन यहाँ तक अब तक इमरजेंसी नाफिज हो चुकी हुई होती। जो मेन रोड है वहां तक तो वासा की भी एक्सेस रही है, वहां पर वासा ने भी काम किया। अगर हम बात करें ये जो नशेबी इलाके हैं, ये सेल्फ मेड लोग हैं, ज्यादातर मजबूर और मुलाजमत तबका लोग हैं, इसकी वजह से अभी तक ये पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से वासा ने वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ये वो इलाका है जहां पर साबिक हुकूमत ने एक बड़ा वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का मंसूबा लेके आई थी, लेकिन वो नहीं पाया तकमील तक पहुंच सका, जिसकी वजह से जब भी बारिश आती है पूरा लाहौर डूबे न डूबे। तो उल्फत ये बताइए कि लाहौर में इस इलाके के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जिसकी सूरत हाल इसी से मिलती जुलती है? तकरीबन जो कजाफी स्टेडियम का इलाका है, गुलबार का इलाका, कुछ इलाके हैं जो नीचे हैं वहां पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहां पर भी कुछ इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, लेकिन मोस्टली पानी उतर चुका हुआ है ऐसी गलियों में जहां पर ड्रेनेज का सिस्टम थोड़ा बेहतर है। जहां पर ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर नहीं है और वो निचले इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, तो वहां पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। जैसे कि मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये उन इलाकों में से एक है जो नशेबी इलाका है। जब भी बारिश होती है ये हमेशा इसी तरह डूबा रहता है और यहाँ के मकीनों को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये साल हर साल की बात है, आजकल की बात नहीं है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इस इलाके के मकीनों के लिए तो इससे निजात दिलाने के लिए किसी शहरी से अगर आप बात करा सके जो वो बता सके कि कब से ये सूरत हाल है? जी हम जरूर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, आप इस इलाके में रहते हैं, जब भी बारिश आती है तो यही सूरत हाल होती है? यही सूरत हाल होती है। ये इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है, ये वक्फे देने वाले यही है, घरों में लोग दाखिल हो चुके हैं, कोई इंतजामिया कुछ नहीं कर रहे है। ज्यादा इससे अपील है ये बातें करने वाले हमेशा बारिश आती है तो यही सूरत हाल होती है? जी हमारा तकरीबन 3 साल हो गया, 3 साल में यही सूरत हाल है। जब भी बारिश आता है तो पानी इस तरह खड़ा होता है, बहुत तकलीफ होता है आने जाने में, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है घर जाने में। सदब चूंकि मैं खुद भी इसी इलाके में रहता हूँ, शहरियों से आप बात भी कर रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि सूरत हाल हमेशा ऐसी ही होती है जब भी बारिश होती है। ये बताइए कि पानी खड़ा हुआ है, निकासी आपका इंतजाम नहीं हो सका है, बिजली की क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या लाइट है इस वक्त या लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है? सदब जब सुबह बारिश का आगाज हुआ तो उसके बाद बिजली तकरीबन कई घंटों तक बिजली गायब रही। अभी बिजली मौजूद है, और लेकिन इसी वजह से खदशात मौजूद होते हैं कि जब बिजली होती है तो फिर पानी में करंट जाने का खदशा होता है, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। तो अभी तक तो इलाके में लाइट आ गई हुई है, लेकिन इससे पहले थोड़ी देर पहले तक कई घंटे तक जो बिजली थी वो गायब रही थी। चूंकि अभी भी इन इलाकों में पानी मौजूद है तो इसलिए यहाँ पर खदशात मौजूद है कि खुदा न करे कोई भी वाकया या कोई हादसा हो सकता है। तो वासा को चाहिए कि इस इलाकों में ऑपरेशन करे। जिन नशेबी इलाकों में छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं, खवातीन मर्द लोगों ने नमाज के लिए निकलना होता है, तो अब वो अपने घरों पर महसूर है, वो मस्जिदों तक नहीं जा सकते। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। और शेखुपुरा में बारिश में घर की छत गिर गई, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा सिद्दीकिया कॉलोनी मेला चौक के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में 55 साल की कौसर बीबी, 50 साल की बानो, 35 साल की मुफीजा और 25 साल की अली रजा शामिल हैं। मलबे में दबकर 7 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मुलजिम आए तो शहरी ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या वाकया है ये? का इलाका है, भैंस कॉलोनी के करीब कुछ लम्हों कबल ये डकैती की वारदात हुई है। एक शहरी को कत्ल किया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग की। शहरी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, नामालूम अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक खातून राहगीर भी जख्मी हुए हैं, जिसे तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस कहती है मकतूल की शनाख्त कर ली गई है। इसका नाम आया है मलिक अब्बास। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये मालूम होता है वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाफाना है। पुलिस ये भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। मुल्तान बहावलपुर हाई चौक का 1 किलोमीटर हिस्सा कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल बनाया ना जा सका, जिससे अहले इलाका और राहगीर मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्जा अहमद अली अपनी इस रिपोर्ट में। यह है शहर का मसरूफ तरीन बहावलपुर बाईपास चौक, जिसे 3 साल कबल सेवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए खोदा गया था। सड़क दोबारा तामीर न होने से जहां कारोबार मुतासिर है, वहीं राहगीर भी मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक जाम हो जाती है, ठीक है, सारा दिन जाम रहती है बल्कि, और जो भी शहरी जहाँ से गुजरते हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल है। यहाँ रोड जाम होता है
2 3 घंटे लग जाते हैं। नुकसान हो रहा है तमाम दुकानदारों का, राहगीरों का, बच्चों का, काफी एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ। दुकानदार कहते हैं सड़क बनाने की बजाय पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। यहाँ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खराब होते हैं और मिट्टी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हुकूमत पंजाब फौरी नोटिस ले। अवाम बहुत परेशान है, गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, बाइक खराब हो गई। हमारी दरख्वास्त है वजीर आला से, वजीर आजम से कि मेहरबानी की जाए, मुल्तान के ये मेन रोड है, इसके बारे में कुछ सोचा जाए। शहर के दरमियान विहाड़ी रोड और बहावलपुर बाईपास रोड के संगम पर वाक़े मसरूफ तरीन चौक पर आए रोज ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको कराची से डिफेंस लाइब्रेरी के पास फायरिंग, पुलिस एहलकार के जख्मी होने का वाकया। फायरिंग के वाकये की CCTV मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात क्या है, नजीर शाह से जानेंगे। नजीर बताएगा CCTV में क्या देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर के बाद डिफेंस लाइब्रेरी के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी जोन 2 से है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान इस एहलकार का पीछा करते हुए आए और जैसे ही सिग्नल्स पर उसने मोटरसाइकिल रोकी तो एक मुल्जिम ने आकर उसको मुक्के मारकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद उस पर गोलियां चलाई। उसके बाद उसका जो हथियार था वो भी लेकर मुल्जिमान फरार हो गए। और पुलिस का ये कहना है कि जो ड्यूटी पर तैनात जो खालिद था हेड कांस्टेबल, ये अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये वाकया पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज एक्सक्लूसिव ARY न्यूज ने हासिल की है। और जब मुल्जिमान फायरिंग होने लगे तो जो दूसरे पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से मुल्जिमान का पीछा भी किया गया, लेकिन ये मुल्जिमान यहाँ से फरार हो गए। फुटेज देखकर ये चीज वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है कि ये मामला टारगेटेड था, इसमें कोई छीना झपटी इस तरह का आंसर नहीं है। इसमें वाकया नजर आ रहा है कि वो उसको टारगेट करने आए थे और उसके बाद उसका असला भी साथ लेके, लेकिन खुशकिस्मती से वो तो नजीर शाह, जो जिस पुलिस वाले पर हमला किया गया है उसका कोई इब्तिदाई बयान सामने आया अब तक? देखिए, पुलिस की जानिब से उसको अभी तक जो पुलिस के इब्तिदाई बयान हासिल हुआ वो यही है कि ड्यूटी खत्म करने के बाद जो एहलकार खालिद है वो अपने घर की जानिब जा रहा था और जैसे ही वो सिग्नल पर रुके तो पीछे से 2 मुल्जिमान आए। पुलिस की जानिब से ये पहली CCTV फुटेज हासिल की गई है। इसके बाद मजीद भी पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है और मुल्जिमान जिस जानिब फरार हुए है उसकी जानिब भी पुलिस पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और पुलिस का यही कहना है कि मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर शाह तफसीलात के लिए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित करने वाले रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान शहीर आफरीदी की वतन वापसी। चैंपियन बॉक्सर का कराची एयरपोर्ट पर अहले खाना और सिंध पुलिस के अफसरों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। गुलदस्ता पेश, पत्तियां भी निछावर की गयी। शहीर कहते हैं, रिंग में उतरता हूँ तो एक ही सोच होती है, जीत कर आऊँ या मर जाऊँ। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर रिंग में उतरूँ या तो आप जीत कर आएं या फिर आप मर कर आएं। सिंध की जो सकाफत है, हमेशा अजरक को अपने सीने पे सजा के रखूंगा। DIG गुलाम असगर ने सिंध पुलिस में बॉक्सर्स के लिए अकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। ज्यादा खुशी की बात ये है कि इसका हरीफ जो है वो इंडिया था, इस पे हमें बहुत फख्र है इसके ऊपर। शहीर थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को नॉकआउट करके प्रोफेशनल मिडवेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बने हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।